पहले अटेम्प्ट में ही सीखने को मिलती है और तब जाके दूसरे अटेम्प्ट में केमिस्ट्री का ही मैक्सिमम सिलेबस बचा हुआ था। तो सिली मिस्टेक्स करी थी या लाइक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया? दिन में कितने क्वेश्चन करता था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स? जब जनवरी अटेम्प्ट हुआ और अप्रैल अटेम्प्ट के बीच कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे तूने? आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाना चाहूँगा जिसने जनवरी अटेम्प्ट में परसेंटाइल थी वो 96 थी और उसने जो अप्रैल अटेम्प्ट में अपनी परसेंटाइल बढ़ाई वो 99 तक। तो ये है ऋत्विक, जिसने की जो अपनी परसेंटाइल 96 से 99 बढ़ाई थी वो भी 3 महीने के अंदर अंदर। सो वेलकम ऋत्विक, एंड थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ ऋत्विक राज और करेंटली अभी मैं एआई डिपार्टमेंट में अपना बीटेक डिग्री को परस्यू कर रहा हूँ फ्रॉम SVNIT एंड आई एम फ्रॉम पटना, बिहार। सो ऋत्विक, जब तूने जनवरी अटेम्प्ट दिया था तो लाइक क्या प्रिपरेशन थी तेरी? तो ऐसा है कि पहला अटेम्प्ट जब भी कोई देता है तो कुछ ज़्यादा ही नर्वस रहता है और कुछ भी आइडिया नहीं रहता है। हम पढ़ के तो सब कुछ जाते हैं सिलेबस, लेकिन वहाँ पर इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिलेबस, आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा, और यही चीज़ एक ऐसी है जो हमें पहले अटेम्प्ट में ही सीखने को मिलती है और तब जाके दूसरे अटेम्प्ट में हम ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। सिलेबस तेरा हो गया था पूरा कंप्लीट? सिलेबस पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन जो मेरे टीचर ने भी मुझे बताया था कि आपको वहाँ पे स्कोरिंग इस तरीके से करनी है कि आप ये मत देखो कि आप कौन से सिलेबस से कौन से टॉपिक से बना कर आ रहे हो। वहाँ मैटर करता है कि आप कितने क्वेश्चंस बना रहे हो। तो आप इजी टॉपिक को भी लो चाहे हार्ड टॉपिक को, अगर आप करेक्ट करते हो आपको 4 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। कितना सिलेबस बाकी था? मेरा ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का ही मैक्सिमम सिलेबस बचा हुआ था। अगर आप देखा जाए तो मैं ऑर्गेनिक पोर्शन को बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन इनऑर्गेनिक मेरा उतना भी अच्छा नहीं था। इनऑर्गेनिक में अप्रॉक्सीमेटली 10% ही करके गया था। इनऑर्गेनिक में 10% ही करके गया, तो ऑर्गेनिक लगभग पूरी थी? हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है क्योंकि मेरा लक सही था, इसलिए मेरे जो अटेम्प्ट था उसमें ऑर्गेनिक का पोर्शन ज़्यादा था। लेकिन मैं फिर भी लोगों को बोलूँगा कि इनऑर्गेनिक करके जाना ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि वहाँ पर आपको फिर टाइम बचता है आपके मैथ्स के पोर्शन के लिए या फिज़िक्स के पोर्शन के लिए, क्योंकि फिर आपको सिर्फ MCQ मिलेंगे इनऑर्गेनिक में, जिसमें आपको या तो आएगा या नहीं आएगा और आप टिक करके आगे करके चले जाओगे। पहले अटेम्प्ट में क्या गलतियाँ हुई थी तेरे से? गलती जो मैं किया था वो था कि क्वेश्चन की कम प्रैक्टिस करना और मैं बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिया था, जिसके कारण वो टेस्ट में जब आप बैठते हो तो आप अपने आप को, अपने नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल करोगे वो नहीं आ पाता है। मतलब आता था तेरे से, बट नर्वसनेस के कारण? नर्वसनेस के कारण टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। तो सिली मिस्टेक्स करी थी या लाइक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया? सिली मिस्टेक्स भी और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया। फिर सेकंड जो अटेम्प्ट था कैसे इम्प्रूव करा उसमें? उसके लिए फिर मैं, क्योंकि टॉपिक्स आपका क्या होता है ना कि आप सिलेबस को कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करते हो कि वापस से टॉपिक को एक और बार रिवाइज कर लिए, उतना नहीं करना होता क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एटलीस्ट अपने ऊपर भी थोड़ा फेथ रखो और क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो। PYQs तो एकदम करना चाहिए, जितना ज़्यादा करो वो उतना बेनिफिशियल है। दिन में कितने क्वेश्चन करता था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स? ऑन एन एवरेज टारगेट लेकर के मत किया करो, ठीक है? आपको जितना भी लगे, आपसे जितना हो सके अपना मैक्स दो, क्योंकि आप इतना शेड्यूल मत बनाओ कि इतना ही करना है या उतना करना है। तो कितना करता था? मैं अप्रॉक्सीमेटली मैं कभी काउंट नहीं किया, मेरे को जब भी टाइम मिला वो मैं बस एक तो लाइक तेरा जनवरी अटेम्प्ट तक का जो रूटीन था एंड फिर जनवरी से अप्रैल तक का जो रूटीन था उसमें क्या चेंजेस करे तूने? थोड़ा तो डिफरेंस था, क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा लेज़ी था पहले और ये भी था कि एक बार थोड़ा सा ये टॉपिक को फिर से एक बार पढ़ लूँ, फिर एक और बार पढ़ लूँ, लेकिन उसके बाद मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया ताकि मेरी स्पीड भी बढ़े, जो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ी ख़राब थी स्पीड, क्योंकि एक्यूरेसी भी आपको चाहिए। जब जनवरी अटेम्प्ट हुआ और अप्रैल अटेम्प्ट के बीच कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे तूने? मेरे कोचिंग में जितने भी मॉक टेस्ट होते थे मैं उन सारे को ही देता था, और उसके बाद फिर बहुत सारे वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल कराते हैं, और आजकल तो इंटरनेट है आपके पास, PYQs बहुत अवेलेबल हैं। तो नहीं भी तो आप अपना खुद का टाइमर सेट कीजिए और 3 घंटे के अंदर जितना आप अपने PYQs को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। एक हफ्ते में कितने मॉक टेस्ट सजेस्ट करेगा? मैं पर डे के बेसिस पे मिनिमम 2 टेस्ट तो देता था खुद का, क्योंकि पर डे का, बिकॉज मेरा सिलेबस कंप्लीट था, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी थी। तो मतलब 6 घंटे तो टेस्ट दे रहा था, उसके बाद उसका एनालिसिस भी कर रहा था? हाँ, उसका एनालिसिस भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सिर्फ टेस्ट देने से आपको उतना नहीं पता चलेगा। ओके, तो एनालिसिस के लिए कुछ टिप्स देना चाहेगा? एनालिसिस के लिए क्योंकि मेरे मेंटर्स बहुत अच्छे थे, तो वो मुझे हमेशा एक सेपरेट और स्पेशल स्लॉट्स भी दिया करते थे। तो मैं तो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए अपने तरफ से कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं किया, लेकिन मेरे मेंटर्स का सपोर्ट वो था जो मुझे। कौन सी कोचिंग थी? मेरी एलन कोटा। एलन कोटा से कर रहा था तो लाइक मेंटर्स वहाँ पे सारा कुछ देख रहे थे तेरा? तो लाइक देखो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो, थ्योरी करोगे तो नहीं हो पाएगा। दूसरी मेन चीज़ ये है कि मॉक टेस्ट दो, वो 3 घंटे के स्लॉट में आपको बैठ के करना ही करना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब 1.5 घंटे एक सब्जेक्ट को ही अटेम्प्ट कर लिया या दूसरा सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर लिया। सपोज आपको मैथ्स अच्छी आती है तो मैथ्स का अटेम्प्ट कर लिया,
तो ऐसा नहीं होगा। देन तीसरा है कि आपको अपना पेशेंस लेवल बना के रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि नर्वसनेस के कारण या पेशेंस ना होने के कारण गलतियां कर देते हैं, और जो मेन चीज़ तो यही थी जो इसने सुधार करी। एंड इफ़ लास्ट में कुछ ऐड करना चाहता है तो मैं यही बोलूँगा, अपने आप को कुछ ज़्यादा सीरियसली मत लिया कीजिए। लाइफ बहुत बड़ी है और हम हमेशा अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पर्सनल लेते हैं, सारी चीज़ों को अपने से कनेक्ट करते हैं, और स्पेशली जेई के दौरान अधिकतर बच्चे डिप्रेशन के फेज़ के थ्रू जाते हैं, और वो यही रीज़न है कि आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेते हो। इतना भी सीरियस नहीं लेना होता है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम। आई नो जब नहीं मिलता है तो बहुत चीज़ लगती है, बट जब मिल जाता है तो फिर आपके लिए एक नॉर्मल चीज़ होती है। तो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पे मत फोकस किया करो, ठीक है। एक चीज़ मुझे और जाननी है कि लाइक जब तेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कम आए तो तेरा मतलब क्या थॉट प्रोसेस था, क्या ऐसा? स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी था, और दैट वाज जस्ट बिकॉज द सपोर्ट था मेरे पास, दे वर लाइक माय पेरेंट्स, और मेरी फैमिली मेरी पूरी सपोर्ट में थी। मेरे मेंटर्स जो थे वो भी मैं कुछ भी नहीं बोलता था बट वो समझ रहे थे कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, तो उनका एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि मैं खुद तो शायद हिम्मत हार चुका था, बट उन्होंने मेरे हिम्मत को बनाए रखा। मतलब यही होता है यार कि लाइक यदि घर का सपोर्ट मिल जाए, मेंटर्स का सपोर्ट मिल जाए, टीचर्स का सपोर्ट मिल जाए, तो बच्चा एक अलग ही निखर के आता है। एंड वही है कि अपनी कमियों पे फोकस करो, कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो वो एनालाइज करो। लास्ट में एक लास्ट चीज़ मैं स्टूडेंट्स के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए को ही बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट तो ठीक है, वो अपना बहुत मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से फिर भी मिला जिनके पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करते, या वही उनको कहीं ना कहीं एक फॉर्म मतलब समझ नहीं पाते पेरेंट्स, हाँ, और वो एक ट्रॉमा बन जाता है उस चाइल्ड के लिए, और स्पेशली इसके दौरान ये जेई के प्रिपरेशन के दौरान, तो पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर बच्चा किस फेज़ से गुजर रहा है। और मुझे तो लगता है पेरेंट्स हमेशा बच्चों का भला ही चाहते हैं, बट क्या होता है ना कि कभी कभी समझ में नहीं आता उनको कि कैसे अपन को बच्चे के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच ऋतिक, एंड आई होप कि जो तुम्हारी टिप्स हैं वो बच्चों के काम आएंगी एंड आप लोग अच्छा करोगे।